हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए प्रतिदिन की तरह आज फिर से लेकर आए हैं 25 प्रश्नों की श्रृंखला प्रैक्टिस सेट संख्या 20, जिसमें आप सभी को प्रत्येक दिन 25 प्रश्न हल करवाए जाते हैं, जो आप सबकी आगामी परीक्षा एनयूएस, केवीएस, यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी आदि परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला प्रैक्टिस सेट संख्या 20। इसका पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 1 है, 17वीं तथा 18वीं सदी को किस कला के मध्य की कड़ी के रूप में माना जाता है? तो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी को जो है किस कला के मध्य की कड़ी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक व प्राचीन कला के, बी मिस्र व यूनान कला के, सी प्राचीन व मध्य कला के, डी पुनरुत्थान व आधुनिक कला के युग के बारे में। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पुनरुत्थान व आधुनिक कला के मध्य की कड़ी माना जाता है 17वीं और 18वीं शताब्दी जो है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, पृष्ठभूमि सनह सनह अंधकारमय होती गई। तो पृष्ठभूमि सनह सनह अंधकारमय होती गई और कहीं कहीं हल्के प्रकाश के प्राकृतिक दृश्य भी उभर कर आ गया है, यह लक्षण मिलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 फिर से देखेंगे एक बार। पृष्ठभूमि सनह सनह अंधकारमय होती गई और कहीं कहीं हल्के प्रकाश में प्राकृतिक दृश्य भी उभर कर आ गया है, यह लक्षण मिलते हैं। तो किस कला में या किस शैली में यह लक्षण मिलते हैं? तो ऑप्शन ए है गोथिक कला, 2 बाइजेंटाइन कला में, 3 रोमनस्क शैली में, 4 बरोक शैली में। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा ऑप्शन डी, बरोक शैली में जो है पृष्ठभूमि सनह सनह धीरे धीरे अंधकारमय या विलुप्त होती गई और कहीं कहीं पर प्रकाश में प्राकृतिक दृश्य भी उभर कर आ गया है, यह लक्षण मिलते हैं बरोक शैली में। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह प्रश्न कुछ लेवल जो है यूजीसी नेट और पीजीटी से संबंधित है। तो आप लोग प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। और आज के प्रश्न लगभग सभी वेस्टर्न आर्ट से संबंधित हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, स्वप्न और दिव्य कल्पना के ऐसे कल्पित दृश्य उपस्थित किए गए जो यथार्थ रूप में घटित नहीं हो सकते थे, किंतु इन्हें ऐसे यथार्थात्मक रूपों में अंकित किया गया है कि सब वास्तविक प्रतीत होते हैं, यह विशेषता पाई गई है किस शैली में? तो एक बार प्रश्न को फिर से देखेंगे। स्वप्न और दिव्य कल्पना के ऐसे कल्पित दृश्य उपस्थित किए गए हैं जो यथार्थ रूप में घटित नहीं हो सकते थे, किंतु इन्हें ऐसे यथार्थात्मक रूपों में अंकित किया गया है कि सब वास्तविक प्रतीत हो रहा है, यह विशेषता किस पाई जाती है या किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन ए कंपनी शैली में, बी बरोक शैली में, सी मुगल शैली में, डी हेलेनिस्टिक शैली में। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, बरोक शैली में यह विशेषता पाई गई है कि इसमें जो है स्वप्न और दिव्य कल्पना को ऐसे कल्पित या उपस्थित किया गया है, यथार्थ रूप में घटित नहीं हो सकता है, परंतु इसके जो विषय हैं उसको यथार्थात्मक रूपों में अंकित किया गया है कि ऐसा लगता है कि सब एकदम रियल, मतलब देखा जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एकदम सामने सब कुछ हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यथार्थ के रूप में जो है दर्शाया गया है। जो काल्पनिक चीज़ें हैं उनको भी यथार्थ के रूप में ही दर्शाया गया है। तो यह विशेषता जो है बरोक शैली में पाई गई है। अगला प्रश्न है, बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरेवेजियो कहाँ का है? तो जो बरोक शैली का प्रसिद्ध कलाकार कैरेवेजियो कलाकार हैं वह कहाँ के हैं? तो ऑप्शन ए जर्मनी, बी स्पेन, सी हॉलैंड, डी इटली। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो कैरेवेजियो जो कलाकार हैं वह इटली के कलाकार हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, इटली की बरोक कला कब पनपी? तो इटली की बरोक कला का जन्म जो है कौन सी शताब्दी में हुआ है या कौन सी सदी में हुआ है? ऑप्शन ए 18वीं सदी, बी 19वीं सदी, सी 20वीं सदी, डी
10वीं सदी। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इटली की जो बरोक कला है वह 16वीं सदी में जो है पनपी है या उनका जन्म हुआ है, इनका विकास हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 16वीं सदी। अगला प्रश्न है कैरावेजियो के कौन से चिता को रूबेंस के, तो यह प्रश्न थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। तो एक बार फिर से प्रश्न को देखेंगे। कैरावेजियो के कौन से चित्र को रूबेंस के अनुरोध पर मांटुआ के ड्यूक ने खरीदा था। तो यहाँ पे चिता जो लिखा हुआ है यहाँ पे चित्र होगा। तो कैरावेजियो के कौन से चित्र को रूबेंस के अनुरोध पर मांटुआ के ड्यूक ने खरीदा था। ऑप्शन ए कुमारी की मृत्यु, बी बेकस, सी सेंट मैथ्यू का बुलावा, डी एमाउस का भोज। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए कुमारी की मृत्यु जो नामक चित्र है उसे जो है रूबेंस के अनुरोध पर जो है मांटुआ के ड्यूक ने खरीदा था। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा। कुमारी की मृत्यु नामक चित्र अगर प्रश्न पूछ ले कि किसका है तो यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा कैरावेजियो। कैरावेजियो का चित्र जो है कुमारी की मृत्यु है और इसको जो है खरीदा है रूबेंस के अनुरोध पर मांडुआ के ड्यूक ने। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 ताश के धोखेबाज। ताश के धोखेबाज नामक चित्र किस कलाकार का है। ऑप्शन ए रूबेंस, 2 ऑप्शन ए रूबेंस, बी कोर्तोनो, सी कैरावेजियो, डी वेलास्के। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी ताश के धोखेबाज मृत्यु, राजकुमारी की मृत्यु, यह चित्र जो है किसका है तो इसका ऑप्शन इसका आंसर होगा कैरावेजियो। और प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी कैरावेजियो। अगर प्रश्न पूछ ले कि ताश के धोखेबाज और कुमारी की मृत्यु नामक चित्र किसका है या किस चित्रकार ने चित्रित किया है तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा कि कैरावेजियो। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा ताश के धोखेबाज नामक चित्र के कलाकार हैं कैरावेजियो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 8 जियान लोरेंजो बर्निनी के पिता थे। ऑप्शन ए चित्रकार, बी मूर्तिकार, सी वास्तुकार, डी स्वर्णकार। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी जियान लोरेंजो बर्निनी के पिता थे एक मूर्तिकार थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मूर्तिकार थे। जॉन लोरेंजो के पिता जो हैं वह मूर्तिकार थे। प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जॉन लोरेंजो मूर्तिकार एवं चित्रकार के साथ साथ वह था। तो जॉन लोरेंजो बर्निनी जो थे वह मूर्तिकार और चित्रकार थे और इसके साथ साथ और यह किस क्षेत्र में हस्त सिद्ध थे। तो ऑप्शन ए संगीतकार, बी गीतकार, सी लेखक, डी वास्तुकार। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी वास्तुकार थे। यह चित्रकार और मूर्तिकार के साथ साथ जो है वास्तुकार भी थे। जॉन लोरेंजो बर्निनी जो है वह मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार एवं वास्तुकार भी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 जियान ने अपने चित्र द गोट आलमथिया प्रश्न संख्या 10 को फिर से देखते हैं। जियान ने अपने चित्र द गोट आमलथिया नेपच्यून एंड ड्राइटन तथा एनियाज एंड एंचीजेज में कौन सी पद्धति अपनाई है। तो ऑप्शन ए रीतिवादी, बी सर्वोच्चवादी, सी प्रभाववादी, डी प्रतीकवादी। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रीतिवादी पद्धति अपनाई है। इनका जो प्रसिद्ध चित्र है द गोट आमलथिया नेपच्यून एंड ड्राइटन तथा एनियाज एंड एंचीजेज में कौन सी पद्धति अपनाई है तो रीतिवादी पद्धति अपनाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 पीटर पॉल रूबेंस का जन्म 1577 में कहाँ हुआ था। तो पीटर पॉल रूबेंस का जन्म अगर पूछ ले कब हुआ था तो 1577 में हुआ था। एक प्रश्न यह हो गया। और जो प्रश्न संख्या 11 का मूल प्रश्न है कि पीटर पॉल रूबेंस का जन्म जो है 1577 में कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए है फ्रांस में, बी इंग्लैंड में, सी स्पेन में, डी जर्मनी में। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा ऑप्शन डी।
पीटर पॉल रूबेंस का जन्म जो है 1577 में जर्मनी में हुआ था। तो इस प्रश्न से जो है आपको दो प्रश्न बन जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न बन सकता है पीटर पॉल रूबेंस का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सा कि 1577 में हुआ था। अगर पूछ ले पीटर पॉल रूबेंस का जन्म 1577 में कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। और यही प्रश्न दूसरी तरह पूछ ले कि पीटर पॉल रूबेंस का जन्म जो है 1577 में कहाँ हुआ था, तो वही जर्मनी में हुआ था। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है इटली में सेंट ल्यूक, प्रश्न संख्या 12, इटली में सेंट ल्यूक के कलाकार संघ का सदस्य बना, उस समय रूबेंस की उम्र क्या थी। तो इटली के जो सेंट ल्यूक के कलाकार संघ का सदस्य बने थे रूबेंस, उस समय जो है रूबेंस की उम्र क्या थी। तो ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 28 वर्ष, डी 23 वर्ष। प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी 23 वर्ष थी। तो उस समय जो है मात्र 23 वर्ष के थे जिस समय जो है ल्यूक के कलाकार संघ का सदस्य बने थे इटली में। तो उस समय मात्र रूबेंस जो है 23 वर्ष के थे। अगला प्रश्न है रूबेंस की पहली पत्नी का क्या नाम था। तो रूबेंस की पहली पत्नी या वाइफ का नाम क्या था। ऑप्शन ए मोनालिसा, बी अमृता शेरगिल, डी इसाबेला, डी प्रोसरपिना। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर होगा ऑप्शन सी इसाबेला नाम था। पीटर पॉल रूबेंस की पहली पत्नी का नाम था इसाबेला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है ईसा का सूली से उतारा जाना नामक सर्वोत्तम कृति किसकी है। तो ईसा का सूली से उतारा जाना नामक सर्वोत्तम जो चित्र है या कृति है किसकी है, किस कलाकार की है। ऑप्शन ए पिकासो, बी हुसैन, डी रूबेंस, डी ब्रूगेल, सी रूबेंस। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी रूबेंस का। अगर चित्र पूछ ले कि ईसा का सूली पर से उतारा जाना नामक कलाकृति के कलाकार हैं तो रूबेंस, पीटर पॉल रूबेंस होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है हेलेन फोरमेंट रूबेंस की कौन थी। तो हेलेन फोरमेंट रूबेंस की कौन थी। ऑप्शन ए माँ, बी बहन, सी दूसरी पत्नी, डी रखेल। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी दूसरी पत्नी थी। हेलेन फोरमेंट नामक जो लेडी हैं यह रूबेंस की दूसरी पत्नी है और पहली पत्नी थी इसाबेला जो थी वह पीटर पॉल रूबेंस की पहली पत्नी थी और हेलेन फोरमेंट जो है वह जो है पीटर पॉल रूबेंस की दूसरी पत्नी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। रूबेंस ने जब हेलेन फोरमेंट से दूसरा ब्याह रचाया था उस समय उनकी उम्र 53 वर्ष थी। बताइए हेलेन की उम्र उतने समय क्या थी। तो रूबेंस ने जब दूसरी शादी की थी तो उनकी उम्र जो है 53 वर्ष थी और हेलेन की उम्र क्या थी उस समय। ऑप्शन ए 28 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 16 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो उस समय जो है हेलेन फोरमेंट का जो है उम्र कितनी थी तो 16 वर्ष की थी। तो यह जो है मात्र 16 वर्ष की थी और पीटर पॉल रूबेंस जो है वह 53 वर्ष के थे। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। रूबेंस एवं उनके सहायकों द्वारा कौन सा चित्र बनाया गया। ऑप्शन ए मार्था तथा मेरी के घर में ईसा, बी पेरिस का न्याय, सी 3 लावण्य, डी वीनस या एडोनिस। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए मार्था तथा मेरी के घर में ईसा। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए। रूबेंस तथा उनके सहयोगियों द्वारा बनाया गया चित्र है मार्था तथा मेरी के घर में ईसा। तो रूबेंस तथा उनके सहयोगी कलाकारों द्वारा चित्र बनाया गया है कौन सा। तो मार्था तथा मेरी के घर में ईसा। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। वेलास्के स्पेन में किस प्रकार के चित्र का निर्माण करने वाला प्रथम कलाकार था। तो वेलास्के जो कलाकार थे वह स्पेन में कलाकारी करते थे, चित्र का निर्माण करने वाले प्रथम कलाकार था। किस प्रकार के चित्र बनाते थे। ऑप्शन ए प्राकृतिक दृश्य चित्रण, बी व्यक्ति चित्रण, सी नग्न नारी चित्रण, डी वास्तु चित्रण। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो वेलास्के जो कलाकार हैं स्पेन के वह जो है
नग्न नारी के चित्रण बनाते थे, तो न्यूड चित्र बनाते थे। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नींबू नारंगी तथा गुलाब किसकी कृतियां हैं? तो नींबू नारंगी तथा गुलाब नामक कलाकृतियाँ जो हैं किस कलाकार की हैं? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को द जरबरा, बी रूबेंस, सी ब्रूगेल, डी जॉक दाविद। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रांसिस्को द जरबरा। नींबू नारंगी तथा गुलाब किसकी कृतियां हैं? तो फ्रांसिस्को द जरबरा की कलाकृतियां हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। कैरेवेजियो की शैली ध्रुमयित, धूम्रमयित या स्मोकी कही जाती हैं, जबकि म्यूरिल्लो की शैली है। तो कैरेवेजियो की शैली जो है धूम्रायित, स्मोकी कही जाती हैं, जबकि म्यूरिल्लो की शैली है ऑप्शन ए मध्यपान शैली, बी वाष्पायित, डी मदमस्त शैली, सी नशीली शैली। तो म्यूरिल्लो की शैली क्या है? अगर कैरेवेजियो की शैली को स्मोकी शैली या धूम्रायित शैली कहा जाता है तो म्यूरिल्लो की शैली क्या होगी? प्रश्न इस प्रकार है कुछ। तो ऑप्शन ए है मध्यपान शैली, बी वाष्पायित, सी नशीली शैली, डी मदमस्त शैली। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी वाष्पायित शैली, वेपोराइज। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी वाष्पायित शैली है। अगला प्रश्न है द इमेकुलेट कंसेप्शन नामक कृति का निर्माण किया है। तो जो कलाकृति है द इमेकुलेट कंसेप्शन नामक कृति का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए कैरेवेजियो, बी सीमाबुए, सी रूबेंस, डी म्यूरिल्लो। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो द इमेकुलेट कंसेप्शन नामक कलाकृति के कलाकार हैं ऑप्शन डी से होगा म्यूरिल्लो। अगला प्रश्न है रेम्बरा की एक कृति रात्रि के पहरी है जिसका आकार है। तो रात्रि के पहरी नामक जो कलाकृति है उसके चित्रकार हैं रेम्बरा, और इसका साइज क्या है, आकार क्या है? ऑप्शन ए 15x20 फीट, बी 14x12 फीट, सी 20x25 फीट, डी 10x9 फीट। तो रेम्बरा की कृति जो है रात्रि के पहरी जिसका आकार है, तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर होगा ऑप्शन बी जिसका आकार है 14x12 फीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रेम्बरा के सेंचुरियन कॉर्नेलियस नामक चित्र को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेम्बरा का जो एक चित्र है सेंचुरियन कॉर्नेलियस नामक चित्र है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए 3 वृक्ष, बी रात्रि के पहरी, सी निर्दय सेवक, डी द नाइट वॉच। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्दय सेवक, रात्रि के प्रहरी, रात्रि के पहरी नहीं, सेंचुरियन कॉर्नेलियस जो नामक कलाकृति है उसका दूसरा नाम हो जाएगा निर्दय सेवक। तो यह जो है कलाकृति रेम्बरा द्वारा चित्रित की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। मारा के जल को मीठा करते हुए मूसा। तो मारा जो नदी है उसके जल को मीठा करते हुए मूसा नामक चित्र जो है किस कलाकार ने बनाया है? ऑप्शन ए गैस्पर पुसिन, बी निकोलस पुसिन, सी फ्रांस हॉल्स, डी रेम्बरा। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी निकोलस पुसिन द्वारा चित्रित किया गया है। यह चित्र जो है मारा के जल को मीठा करते हुए मूसा नामक जो कलाकृति है इसके कलाकार हैं निकोलस पुसिन। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है बैकस की विजय और सेबाइनो का सीलभंग का चित्रण किसने किया है? बैकस की विजय और सेबाइनो का सीलभंग नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन ए लियोनार्डो विंची, बी माइकलएंजेलो, सी बॉत्तिचेली, डी निकोलस पुसिन। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
तो इसके चित्रकार हैं निकोलस पुसिन। बैकस की विजय और सैबाइनो का सीलभंग जो कलाकृति है, इसके चित्रकार हैं निकोलस पुसिन। तो आज की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए। और कोई भी कमेंट्स या डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करिए, उसका पूर्ण समाधान दिया जाएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप सभी को पूरी तरह से सभी प्रश्न के लिए संतुष्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस प्रश्न की जो है आंसर की नीचे दी रहती है और हमारे टेलीग्राम चैनल में यह इसका जो है PDF भी आप सभी को उपलब्ध कराया जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।